नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब आ गए हैं। समीर साहब बहुत स्वागत आपका भी। मनोज सिंह जी डायरेक्टर मेट्राइज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत मनोज जी आपका। और विक्रांत यादव जी आज हमारे चौथे मेहमान होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बस वो पहुंच रहे हैं। आपसे मैं चर्चा करूं, आज बहुत सारी खबरें हैं। दिल्ली में खबरों की भरमार है चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर अयोध्या का उपचुनाव बिल्कुल गर्मा गया है। योगी जी आज वहां पहुंचे हुए हैं, उसकी बात मैं आपसे करूं। उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको दे रहा हूं, गौर से देखिएगा। वक्फ पर जो जेपीसी बनी हुई है ना, आपको मालूम है ना जेपीसी बनी है पार्लियामेंट में, उसको इसी सत्र में, अब जो बजट सत्र शुरू होगा, अपनी रिपोर्ट रखनी है। उसकी बैठक चल रही थी और उसमें फिर हंगामा हो गया। पहले एक बार हंगामा हुआ था तो कांच वांच टूट गया था, उसमें हाथ में लग गई थी, एक टीएमसी के सांसद हैं। और हंगामा इतना हुआ है इस बार कि इस मीटिंग के बाद एक दिन के लिए विपक्ष के हंगामा करने वाले 10 सांसद, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सांसद सस्पेंड हो रहे हैं जेपीसी में। आप इमेजिन कीजिए जरा। दरअसल जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच में, वहां पर जो एनडीए के जितने मेंबर थे और विपक्ष के जितने मेंबर थे, इनके बीच में खूब कहासुनी हो गई। और उसके बाद जो है, ये हंगामे के बाद 10 लोगों को चेयरमैन ने सस्पेंड कर दिया है। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आपको मालूम है कि अभी जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल, उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि भाई इस तारीख तक जो है हम लोग अपनी सारे आपके जो भी कमेंट हो इस रिपोर्ट को लेकर के आप हमको फाइनल भेज दीजिए, अपनी फाइनल अपनी रिपोर्ट दे दीजिएगा। इस पर सांसदों ने कहा कि इतना टाइम हमको मिला ही नहीं है, तो वो टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब तो कुछ तस्वीरें आई हैं, वैसे देखिए आप, ये अंदर ही मौजूद किसी व्यक्ति ने फोन से तस्वीर खींची है, क्योंकि अंदर तो कैमरा होता नहीं है। तो हंगामा हुआ इसमें, काफी लोग अपना सीट छोड़ करके बाहर बीच में आकर के बातचीत करने लग गए हैं। और फिर हंगामा जब बढ़ गया, ओवैसी साहब तो दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें कम से कम, हंगामा जब बढ़ गया तो फिर सस्पेंड कर दिया गया है 10 सांसदों को। कल्याण बनर्जी ये वो हैं जिन्होंने पिछली बार बोतल तोड़ी थी। असदुद्दीन ओवैसी ये भी सस्पेंड हुए हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सस्पेंड हुए हैं। नासिर हुसैन कांग्रेस के सांसद हैं, केरला से आते हैं, ये सस्पेंड हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं, इनको एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर है इस वक्त की। तो बड़ी खबर है, जेपीसी की बैठक में हंगामा होना बड़ी बात है। जेपीसी बहुत बड़ा और सीनियर फोरम होता है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी होती है, और उसके अंदर बहुत ध्यान से चुनकर सांसदों को भेजा जाता है किसी रेलेवेंट टॉपिक के लिए। जैसे यहां पर जेपीसी टॉपिक है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और ये सब बहुत सीनियर और कई कई टर्म के सांसद हैं जितने लोग यहां पर इसमें सदस्य बनाए गए थे। अब मैं बताऊं को, कल्याण बनर्जी टीएमसी से हैं, नदीमुल हक टीएमसी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सांसद हैं, मोहिबुल्ला जी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं, नासिर हुसैन कांग्रेस के, इमरान मसूद कांग्रेस के, मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी वाले हैं, ये ए राजा हैं डीएमके के, एक अब्दुल्ला साहब हैं, ये भी डीएमके के हैं, इनको भी सस्पेंड किया गया। तो ये वो लोग हैं जिनको जेपीसी से निकाला गया। सर कभी कांच टूट रहे हैं, कभी सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। अब इस सत्र में भी ये जेपीसी की रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस सबसे सवाल ये खड़ा होता है। जी देखिए, रिपोर्ट आना और न आना अब महत्वपूर्ण इस देश के सामने नहीं रह गया है। जो जेपीसी आप देखिए कि हमारा देश चल कैसे रहा है। वक्फ को लेकर के देश के एक विवेकशील व्यक्ति को पता है कि वक्फ इस देश में एक मतलब जिसको कहते हैं भू कब्जेदार, बड़े दैत्याकार भू कब्जेदार की तरह काम कर रहा है। गरीब मुसलमानों के हकों पर जो है संपन्न एलिट मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। मैं रोक रहा हूं आपको, एक बार अपडेट लेने जरा इस घटना पर। मैं आ रहा हूं, अभी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देवेंद्र पराशर जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, फिर हंगामा जेपीसी में? हाँ बिल्कुल सौरभ, इस बार वजह ये रही कि जो बैठक बुलाई गई थी, तो उस बैठक में विपक्षी सदस्यों का ये कहना था कि पहले उन्हें ये बताया गया था कि क्लॉज बाय क्लॉज जो रिपोर्ट लिया जाना है उस पर डिस्कशन होगा। और विपक्षी सदस्यों का ये कहना है कि कल रात में 11 बजे के आसपास चेयरमैन ने उन्हें ये सूचित किया कि आज जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को पहले सुना जाएगा और अगली बैठक 27 को जो रखी जाएगी एक दिन की, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा। इस पर उनका एतराज़ ये था कि पहले हम लोग 24 को आए और बाकी अपॉइंटमेंट भी हमारे फिक्स रहते हैं, फिर 27 को आए, फिर 31 से सत्र शुरू हुआ है तो उस समय आए, तो इतनी ज़्यादा असुविधा क्यों? और इसके चलते ये जो 10 सांसद हैं, इन 10 सांसद जब आज बैठक में गए थे तो हमें सोर्सेज ने, मेंबर्स ने ये भी बताया
कि उन्होंने तो सिग्नेचर तक नहीं किया था आज की बैठक के लिए। इसका मतलब ये है कि तकनीकी तौर पे देखें सौरभ, तो अगर सिग्नेचर ही नहीं किया मतलब अटेंड नहीं कर रहे तो सस्पेंशन कैसा। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि जब बोल रहे थे तो ये लोग एक तरह से उस जो कमेटी है उस कमेटी के वेल में आ गए थे और लगातार नारेबाजी करते हुए तो वो बाहर गए। उसके बाद कमेटी की बैठक से उनको बाहर किया गया, कमेटी से निलंबित नहीं किया गया, कमेटी की बैठक से निलंबित किया गया। लेकिन सौरभ बड़ी चीज़ ये देखें कि कोशिश ये नज़र आ रही है कि किसी तरह से कमेटी की रिपोर्ट पे सहमति नहीं बनने देनी है। और जो रवैया शुरू में था, कमेटी जब बनाई गई थी या बिल जब पेश किया गया था, वो जो स्टैंड था, इतने दिनों के स्टेक होल्डर से बातचीत के बावजूद आज ये समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष उसी तरह से अलग अलग खेमे में बटा हुआ है कमेटी के अंदर भी। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ होने वाला है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मैं कह रहा था अभी अवधेश जी आपसे भी कि भाई ये रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस सत्र में बड़ा सवाल है। फिर तो हम बात करें ना कि पास कैसे होगी और कराई जाएगी। सर ऐसा है कि संसद में किसी रिपोर्ट का, जेपीसी रिपोर्ट का पारित कराने के लिए आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे तो नया विधेयक ला करके नए सिरे से पारित करा सकती है। अगर जेपीसी में किसी एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां देश में मुसलमानों के मूल मुद्दे को भूलकर, जो गरीब मुसलमान, जो हाशिए में पड़े मुसलमान हैं, जो वाकई उनकी शिक्षा, गरीबी की आवश्यकताएं हैं, उनके स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं, उनको भूल करके, और जो देश का एक एलिट क्लास मुस्लिम वर्ग है, जो संपन्न मुस्लिम वर्ग है, जो फंडामेंटलिस्ट है, उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। कल्याण बनर्जी जी का पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि हाथ से खून बोतल तोड़ा था और निकले थे। वो आज फिर हंगामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 30% वोट का सवाल है। अखिलेश जी का अपना सवाल है। मेरा अपना पहले दिन से मत रहा है और मैं समझता हूं कि देश के विवेकशील लोग सहमत होंगे कि वक्फ बिल में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण वक्फ कानून को पूरी तरह समाप्त करने की होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जेपीसी में नहीं हो सकता है। देखें, पहली बात अब चेयरमैन के ऊपर है। चेयरमैन को रिपोर्ट सबमिट करनी है। चेयरमैन ने उसकी एक डेडलाइन दे रखी है, चेयरमैन जेपीसी ने। अब वो स्पीकर को देंगे, अपने तय समय पर रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद फिर मामला बढ़ेगा। इस सत्र में देनी है रिपोर्ट उनको। तो अब जब वक्फ पर आगे बढ़ रही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ रहा हूं। आज खबर मिल्कीपुर क्यों बन गई। आज योगी आदित्यनाथ की सभा मिल्कीपुर में लगी हुई थी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे लोकसभा चुनाव के बाद, उनमें से 9 तो हो गए अभी पीछे महाराष्ट्र के चुनाव के साथ। उनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 2 सपा जीत गई। ऐसी सीट भी जीत गई बीजेपी जो दशकों में नहीं जीती थी। अब एक मिल्कीपुर, ये जो है नाक का सवाल बना हुआ है अखिलेश यादव के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि फैजाबाद की सीट लोकसभा की बीजेपी हार गई। सबने कहा भाई राम मंदिर आप लोगों ने बनाया, उसके लिए इतना क्रेडिट लिया आप लोगों ने, और देख ली वही सीट आप हार गए। अयोध्या नहीं, आपको लोकसभा नहीं दी। और उसके बाद फिर अब ये वहां से जो सांसद चुन के गए, उनकी वजह से ये सीट खाली हुई। उन्हीं के बेटे अवधेश कुमार जी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद जी, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। और अखिलेश यादव लोकसभा उपचुनाव की 7 सीटें हारने के बाद यहां वो जरूर स्कोर बराबर करना चाहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी खुद ले रखी है कि मिल्कीपुर मैं जिताऊंगा, जिता करके दिखाऊंगा। अब अगर ये योगी हार जाएं तो उनकी नाक का सवाल है। आप समझ लीजिए उनके लिए बड़ी किरकिरी की बात हो जाएगी। और अगर ये अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो फिर जो अभी वो 7 सीटें उपचुनाव की हार गई, वो सब धुल जाएगा, लोगों के दिमाग से भी चला जाएगा। यह याद रखा जाएगा कि अयोध्या दूसरी बार अखिलेश यादव जीत गए और भारतीय जनता पार्टी हार गई। और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। हमारे साथ हमारे चौथे मेहमान विक्रांत यादव जी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका, पहली बार आपसे प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है। शुक्रिया। शुरुआत हम कर रहे हैं मिल्कीपुर से। तो सर आइए, आज आप पहली बार प्रोग्राम में आए तो पहला कमेंट इस पर आपका ही। अब ये कितना बड़ा चुनाव है, अखिलेश यादव ने अभी कमेंट किया था देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है। देखिए बड़ा चुनाव तो है और मिल्कीपुर इसलिए भी दोनों तरफ के लिए नाक का सवाल बना हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव जब से मिल्कीपुर के विधायक को सांसद बनाया है तब से आप देखिए कि एक ट्रॉफी की तरह उन्हें सामने रखते हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, यूपी के तमाम नेताओं को, योगी आदित्यनाथ को बहुत चुभते भी हैं। जिस तरीके से बार बार अयोध्या के सांसद सामने आते हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि अयोध्या नहीं जीत पाई बीजेपी और राम
के नाम पर चुनाव लड़ा था। तो एक बड़ा मौका जरूर है अब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के सरकार के पास कि सीट को जीत करके कम से कम जो अयोध्या की हार थी, जो लोकसभा की हार थी, उसको कहीं पीछे छोड़ सके। अब और 7 जीत चुके हैं उपचुनाव, तो अभी फिलहाल तो परसेप्शन में दौड़ में आगे ही वो परसेप्शन में दिखाई आगे देंगे। दिखाई दे रहे। योगी आदित्यनाथ की बात आपको मैं सुना रहा हूं। देखिए, यहां जो जीते वो पासी कम्युनिटी से आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं अवधेश जी, उनके बेटे, और इस बार वही वोट बहुत मैटर करता है। और बीजेपी ने पिछली बार चूंकि शायद इस बात का ख्याल नहीं रखा, बहुत समीक्षकों ने कहा, तो जात फैक्टर की वजह से, कास्ट फैक्टर की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार बीजेपी ने भी उसी समाज से, पासी समाज से अपना उम्मीदवार दे दिया है। और योगी आदित्यनाथ पूरी पिच को ले गए हैं दलित अस्मिता के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा यहां समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी थे मोहित खान, उस व्यक्ति के ऊपर एक नाबालिग दलित बच्ची से बलात्कार करने का, सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगा था। उस मुद्दे को आज योगी फिर उठा रहे हैं जब वो पहुंचे हैं मिल्कीपुर। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। दुर्दांत माफिया थे जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे। उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। योगी जी के शब्दों पर आप बहुत गौर कीजिएगा। ये मोहित खान और माफिया, इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम वोटर और उसके बाद दलित बेटी, सारे जाति समीकरण जो थे सबको अपने बयान में समेटने की कोशिश की है। कास्ट कैलकुलस ही दरअसल इस सीट का ऐसा है, अभी आपको मनोज जी और ज्यादा बताएंगे। देखिए वहाँ पे स्थिति जो है कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे अपना बहुमत साबित करती है या कई मजबूत समझ में आता है, तो उनका जो फोकस होता है कि मुस्लिम यादव ये वहाँ पे कितने हैं, तो ये बता दूं कि मुस्लिम और यादव ये दोनों वहाँ पे बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। वहाँ पासी या आप शेड्यूल कास्ट से लेकर चलिए तो ये दो हैं, जबकि पासी वहाँ पे शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं, लेकिन पासी को इसलिए कर दिया हूं मैं अलग कि वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हुए वो सारे पासी समाज से खड़े हैं, तो इसलिए ये वोटों का डिवाइड होगा ही। तो ऐसे यदि हम देखें जाति वाइज पिछली बार पासी कैंडिडेट बीजेपी का ना होना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो ये क्या हुआ कि वो सारे पासी वोटर थे वहां चले गए थे। तो यदि हम वोटों के हिसाब से देखें कि समाजवादी पार्टी और वो जो अपने दावा करते कि जातियां मुझे वोट देती हैं, तो 1,15,000 पे ये दोनों टिकी हुई हैं। अब जो मुख्य भूमिका वहां निभाने जा रहे हैं वो पासी और शेड्यूल कास्ट जो 1,20,000 के अंदर 1,15 आप कह रहे हैं कमिटेड वोट है दोनों का, जैसे यादव मुस्लिम और वहां पे पाल करके हैं वो तीनों जो समाजवादी पार्टी बोलती है कि हमारे वोटर हैं, तो 1,15,000 के करीब है। उसी तरह से ब्राह्मण, राजपूत और चौरसिया, ये इन लोगों को मिला ले तो ये 1,15,000 के करीब है।
तो ऐसे स्थिति में वहां मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी आज कैंडिडेट है, चूंकि शेड्यूल कास्ट अभी उसी को ध्यान में रखकर योगी जी का जो आपने भाषण भी सुना मिल्कीपुर का कि उन्होंने किस तरीके से शेड्यूल कास्ट को साधा है मोइन खां को लेकर, तो ये स्थिति दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी वहां पे मजबूत स्थिति में दिख रही है कास्ट के हिसाब से। अब आगे देखते हैं पासी समाज और अन्य दलित, आपके हिसाब से ये डिसाइडिंग है डिसाइडेड इस चुनाव के लिए। सर देखिए, मुझे लगता है इस चुनाव में अखिलेश यादव के लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दोनों के उम्मीदवार नहीं है, तो अब सीधे जो फाइट होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाली है। दिन दो दलों के एक कैंडिडेट है और हाँ, आजाद समाज पार्टी का है, लेकिन अब चंद्रशेखर का जरूर है उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं उतारा है, दूसरा पासे कम्युनिटी से दोनों कैंडिडेट आते हैं वहां पर। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर की कमान संभाली हुई है, जिस तरीके से अपने कैबिनेट मंत्री वहां 4 से 5 लगा के रखे थे, और जातिगत समीकरण साधने के लिए जो जितने विधायक वहां के जो जाति को प्रभावित करते हैं उन विधायकों की फौज वहां उतार कर रखी है। फैजाबाद हारने के बाद यह चुनाव मुझे लग रहा है ये सिर्फ विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, ये एक प्रकार से लोकसभा चुनाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी कौन आगे सर इस वक्त आपके हिसाब से? मनोज जी ने तो कहा बीजेपी है। देखिए, मुझे लगता है इस समय अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो अखिलेश यादव जिक्र करते हो, पीडीए की प्रतिष्ठा अखिलेश की दांव पर लगी है, और यह चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं वह पीडीए हमने मिल्कीपुर में ध्वस्त कर दिया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले उपचुनाव के जो परिणाम आए थे कि जिसमें कई समाजवादी पार्टी की प्रभावशाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मुझे लग रहा है इस बार मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, यह तय है। क्लियर आप कह रहे हैं बीजेपी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किस हद तक जाते हैं, कितनी बारीकी से चुनाव में एक एक चीज पर काम करते हैं और अपने शब्दों का चयन करते हैं? जैसे अभी आपने गौर किया तो योगी आदित्यनाथ ने जन्नत और जहन्नुम की बात कही, जरूरी नहीं था लेकिन इस चुनाव में उनके लिए जरूरी था, वो आया उनकी बातचीत के अंदर। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा राज में पक्षपात की उल्टी गिनती। उनका जो पीडीए है, अब वो बता रहे हैं अयोध्या में जहां चुनाव है, अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारी किस जाति के कितने हैं, तो उन्होंने कहा हमारी पीडीए जो आबादी 90% है उसके 3 अफसर लगे हुए हैं, 90% आबादी के 3 अफसर और 10% आबादी के 13 अफसर, ये अयोध्या के प्रशासनिक अमले के अंदर है। तो वो यहां तक बता रहे हैं। नहीं, वो राहुल गांधी जी के साथ रहने से अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनके काल में ऐसा नहीं था, दूसरी जाति के भी लोग थे और हम नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे चुनाव का, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अपनी विजय को लेकर स्वयं ही जबरदस्त आशंका है, नहीं तो उठाता नहीं है। नरेंद्र मोदी को कोरोना में काम लेना था देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने पुलिस वाले के लिए भी देश में तालियां और बजवा दी और सब पुलिस वाले काम कर रहे थे। देखिए, मैं मनोज जी से पहले भी हमारी बात हुई है कई बार, मैंने कहा है कि इस देश के चुनाव विश्लेषकों को मैं भी उसमें शामिल रहा हूं। अब अपनी टर्मिनोलॉजी में जो परिवर्तन है भारत में पिछले 10 सालों में, थोड़े बदलाव करने की आवश्यकता होती है। 2024 में अगर हम मानते हैं केवल जाति फैक्टर का चुनाव था, तो हम उन कारणों को नहीं देखते हैं जिन कारणों से हिंदुत्व के मतदाता, भाजपा के मतदाता भाजपा से नारुष्ट होकर या तो निराश थे या विद्रोह होकर उतर गए थे। कास्ट फैक्टर उसमें, राम मंदिर बन गया, आप कह रहे हैं हिंदुत्व के मतदाता रुष्ट थे। इस पर हम लोगों के देखिए, जो हमारे इस कहानी कुर्सी के श्रोता है, दर्शक हैं, वो इस विश्लेषण को बार बार सुने हैं कि अयोध्या का चुनाव 22 जनवरी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में अयोध्या को उसी रूप में मुद्दा बनाया जो 22 जनवरी तक था। दूसरा, अयोध्या का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हिंदुत्व का मुद्दा है। हम जो उम्मीदवार उतार रहे हैं क्या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले थे? ये जो चुनाव है, देखिए इस समय देश का फिर से वातावरण उस स्थिति में लौटा है जहां हिंदुत्व जो है चुनाव परिणामों का एक मुख्य निर्धारक स्थायी कारक बना हुआ है। अब इस समय वहां जातीय, मैं जादव ये बता रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि हम लोग यहां से बोलते हैं जादवों का एक बड़ा हिंदुत्व है ओवरराइडिंग फैक्टर, ओवरराइडिंग विनिंग फैक्टर। सर एक शॉर्ट कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा के नतीजे, क्योंकि उसने पीडीए को पूरी तरीके से अखिलेश यादव को एक लीड दे दी थी, उपचुनाव ने ये बताया कि वो केवल एक संयोग था, योगी आदित्यनाथ ने साबित करने की कोशिश की। अब मिल्कीपुर जीत करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो हुआ था वो केवल एक संयोग था, लोगों में भ्रम आ गया था। उत्तर प्रदेश की जनता आज भी उनके साथ है और इसीलिए उनके लिए ज्यादा बड़ी मूंछ की लड़ाई मिल्कीपुर। ज्यादा रेलेवेंट हिंदुत्व है या जाति है आपके साथ? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में जगह बताएंगी। ठीक है, एक खबर आ रही है आपको बता दूं,
पूर्व विधायक बिहार के अनंत सिंह, इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। मोकामा में पटना से थोड़ी ही दूर है, अभी फायरिंग कांड हुआ, 30-40 राउंड फायरिंग चली थी और बताया गया कि गैंगस्टर्स के बीच ये फायरिंग हुई थी, वहां पर बाहुबलियों के बीच। सिविल कोर्ट में जाकर अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने दावा किया था कि पहले इन पर गोली चली थी, फिर उसके बाद वहां दो पक्षों में फिर फायरिंग हुई। सोनू मोनू ग्रुप और अनंत सिंह ग्रुप, ये बाहुबली रहे हैं। मैं खबर आपको देने जा रहा हूं बिहार के पटना के पास मोकामा की। सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से दनादन गोलियां चल रही हैं गैंग्स के बीच में, और एक अनंत सिंह कैरेक्टर इसमें है, बड़ी चर्चित कैरेक्टर हैंगे। ये नेता हैं, जेडीयू से फिलहाल जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, इनकी पत्नी विधायक हैं इस वक्त, और ये गए थे एक गांव में। इनके पास एक व्यक्ति शिकायत करने आया था कि मेरे घर पर कुछ दबंगों ने ताला लगा दिया है। ये गए वहां ताला खुलवाने के लिए, तो इन पर गोली चली और कई राउंड गोली चली। उसके बाद कल जो फायरिंग हुई उसके जवाब में आज फिर फायरिंग हुई है, और बताया जा रहा है कि 40 राउंड, कोई कह रहा है 70 राउंड गोली चली, AK-47 का इसमें इस्तेमाल हुआ क्या, ये सारी बातें चल रही थी। जो आप सफेद कपड़ों में जिनको देख रहे हैं यही अनंत सिंह है। अब आज इन्होंने अदालत में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। दूसरे पक्ष से जिस गैंग का नाम आ रहा है उसमें 2 लोगों के नाम है, सोनू मोनू गैंग से नाम है, दो लोग हैं, इनमें से एक पकड़ा गया है, दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि ये सभी लोग पहले थे एक ही साथ ही, ये सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के साथ ही हुआ करते थे। इनको कुछ लोग जो हैं सम्मान में इनके छोटे सरकार कहते हैं अनंत सिंह को, ये अपना दरबार लगाते हैं बाकायदा लोगों की फिल्मी स्टाइल में मदद करने के लिए। तो अब वो सोनू मोनू इनसे अलग हो गए, उन्होंने अपना अलग दरबार लगाना शुरू कर दिया। यहां से इन दोनों की अदावत शुरू हुई है, और वही जो रंजिश है गांव की दबदबे की, उसी में इन्होंने, बाकी जो 2 लोग थे, इन्होंने एक वहां गांव के मुंशी के घर पर ताला लगा दिया। अनंत सिंह खुद को कम बाहुबली नहीं समझते, ताला खुलवाने गए, गोली चलने लगी, तो फिर दोनों तरफ से चली है। लेकिन इससे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। बाकी मनोज जी आपको बताएंगे इनके बारे में दोनों के। देखिए, ये अनंत सिंह की बहुत सारी अनंत कथाएं हैं जिसके बारे में तस्वीरें दिखा दो एक बार, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार पूरी। गोलियों के खोखे, गोलियों की आवाज सब सुनाई देती है, देखें। ये अनंत सिंह की गाड़ियां निकल रही हैं और उसके ऊपर फायरिंग हो रही है, छत से कोई वीडियो बना रहा है। इतनी रिहाइश के इलाके में दनादन गोलियां चलने लगे हैं, 60-70 राउंड गोलियां। आप सोचिए जरा कैसी दहशत वहां पर मची होगी। पुलिस ने जब वहां पर खोखे बरामद किए गोलियों के, तब पता चला कि भाई इतना असला यूज हुआ था, इतनी गोलियां यहां पर चली। दीजिए मनोज जी। हाँ, तो अनंत सिंह के बारे में बता रहे थे, इनकी अनंत कथाएं हैं और काफ़ी वहाँ पे पकड़ वाले हैं। मोकामा जो है भुनियारों का बेल्ट माना जाता है, भुनियार और राजपूत 2 वहाँ पे जो कास्ट है जो अपना दबा बनाए हुए हैं। और बिहार में भुनियारों के बीच में एक चीज़ है कि जो लीडर होता है वो बहुत अपने आप को दबंग की तरह बनाता है, चूंकि उनके नेचर में होता है। जैसे कहा जाता है कि राजपूत जो होता है वो हमेशा शासन करना चाहता है, कोई चीज़ पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो ये उनके सिमिलर ये भी वहाँ पे बिहार में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और अनंत सिंह के बारे में एक बात बता दूं कि मेरी भी एक मुलाकात इनकी हुई थी दिल्ली में। और जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि अपने जो सोफे पे बैठे थे उसके बगल में अजगर सांप रखा हुआ था। तो मैं तो डर अजगर रख कर बैठे थे। तो बाद में मुझे पता चला कि शायद उसको इंजेक्शन देकर सांप को सुलाया गया था और अनंत जी उसको सहला रहे थे। लेकिन नशे में या इंजेक्शन के द्वारा भी सोए हुए सांप पे आप उस तरह से सरोजी हाथ नहीं चला सकते हैं। और इनकी दबंगई इतनी है कि यदि जिस मोहल्ले से गुजर जाते हैं, लोगों का कहना होता है कि जब तक वो इशारा नहीं करते हैं वहां के वोटर वोट देने बूथ पे नहीं जाते हैं। तो ये उनकी दबंगई है। ये जेल में रहे थे, इन्होंने अपनी पत्नी को जिता दिया और यही कारण पे बरामद हुई थी इनसे एक बार बरामद हो चुकी थी, उसमें उन्होंने बेल पे भी हैं, अभी सजा का नहीं हुआ है। दूसरे इनके लिए विधानसभा का कहा जाता था कि बिहार में इनके घर से सटा हुआ था विधानसभा की बाउंड्री वाल, तो उसको तोड़ा दिया गया था इसलिए कि ये घोड़े से विधानसभा को अटेंड करने आना था, तो ये लंबा होकर आना नहीं चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने उसको भी दीवार अपना बनवाया। और इसी जेडीयू के शासन की बात है जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सवाल तो फिर अब नीतीश कुमार से ही है ना। अब इस वक्त तो बताया जा रहा है नीतीश कुमार के ही करीब है।
नीतीश कुमार के करीब हैं और नीतीश कुमार जी पर प्रश्न भी है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष राजधानी पटना में जितनी गोलियां चलती हुई देखी है वो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। क्या स्थिति हो गई है, मुजफ्फरपुर में गोली चली है, दरभंगा में चल रही है। देखिए इस घटना में 3 केस हुए। एक सेकंड, तेजस्वी यादव की ये शिकायत जायज है? आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब वो उप मुख्यमंत्री थे, दूसरे रूप में वहां पर गोलियां चली थी, लोगों की जान गई थी। ये तो गैंग वॉर है। नहीं सबके सामने उस पर जंगल राज है। तो ऐसा है, उस गैंग वार में आप अगर रहते ना, आज तो गैंग वार में लोगों को विश्वास है कि पुलिस पहुंचेगी, ये सरेंडर करेंगे। उस समय अपराधियों का राज होता था सर, वो अपराधियों का राज था। थाने में एफआईआर नहीं हो सकती थी, थाना पैसा लेके लोगों का मर्डर करती थी। अपहरण, सामान्य आदमी सामान $2 के मोटरसाइकिल लेके एक टीचर के बच्चे को उठा के बंद कर देते थे, 50,000 रुपया दो तो जाएंगे, राह चलते मोटरसाइकिल छीन लेते थे। बिहार उससे बाहर है। देखिए इस घटना में 3 केस दर्ज हुए थे। एक पुलिस ने अनंत सिंह और उस पर किया, पहले पुलिस बच रही थी केस दर्ज करने से। बाद में जब स्थिति बिगड़ी है कि अब गैंगवार बढ़ जाएगा, खुलेआम पूरे मोकामा एरिया में गैंगवार होगा, लोगों का मर्डर होंगे और पुराना समय जो 90 के दशक का था वो लौट सकता है, तो 3 जिले की पुलिस अभी वहां पहुंची थी। वो उनको अरेस्टिंग करना पड़ता। सोनू ने सरेंडर कर दिया था एक थाने में, चूंकि पुलिस, इनके लोगों ने, मुकेश ने सोनू पर केस किया था, सोनू की मां ने इन पर केस किया था। इनके आप खुद ही बता रहे हैं और कह रहे हैं पहले से बहुत अच्छा है। देखिए सर, तो अच्छा इसलिए है कि अब इतनी जल्दी उसका सरेंडर हुआ, इनका सरेंडर हुआ, लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, मुकदमे चल रहे। ये संभव नहीं था लालू जी के राज में। ये नीतीश कुमार है ना, जिन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव करके किस अपराधी को छुड़वाया था? नीतीश कुमार ने उसको छुड़वाया ना अपराधियों का। तो अपराधियों का राजनीतिकरण में संरक्षण होना, नेताओं का संरक्षण होना, चाहे वह लालू का रहा हो, नीतीश कुमार का। और ये नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी का समर्थन लिया। नीलिमा देवी तो आरजेडी से विधायक थी, जब बहुमत प्रूव करना था उस समय वो नीतीश कुमार के साथ आ गई, और अब नीतीश कुमार के सहयोग से वो बाहर आ गए हैं। और वो कह ही रहे थे, और ये तो वही है ना कि जब जेल से बाहर आए थे तो नीतीश कुमार को उन्होंने चांदी के सिक्के से तोलने की पेशकश की थी कि आपको मैं चांदी के सिक्के में तोलता हूं। हालांकि नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि पहले ये जेडीयू में, आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में गए, इनकी पत्नी लालू की पार्टी से विधायक बनती है, फिर नीतीश कुमार के पास आ जाती है, फिर पति जेल से बाहर आ जाते हैं। ललन सिंह का प्रचार किसने किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में? ये बेल पर बाहर आए थे, ललन सिंह का प्रचार किया था और खुलकर कहा था कि ललन सिंह इस क्षेत्र चुनाव नहीं हार सकते। तो नीतीश कुमार ने भी अपनी राजनीति के लिए अपराधों का इस्तेमाल किया, अपराधियों का, कि ललन सिंह को चुनाव जिताना है तो अनंत सिंह को इस्तेमाल कर लो। जो कुछ लोग कहते हैं वो बात सही लगती है कि बिहार में 2 ही चीज नहीं बदलती है, केवल बिहार की हालत और नीतीश कुमार। देखिए सौरभ, एक और चीज भी है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो यूएसपी है, जिस पर वो उनका चेहरा चमका हुआ दिखाई देता है, वो कहते हैं सुशासन बाबू। तो ये किस तरह का सुशासन है, और इसको कंपेयर भी नहीं किया जा सकता कि पहले किस तरीके का हुआ करता था और अब किस तरह से खुलेआम गोलियां चल रही हैं। AK-47 बताया जा रहा है कि वहां पर चली हैं। और सोनू मोनू का किस चीज पर लेकर विवाद हुआ था, वो मुकेश की अपनी एक पीछे शिकायत भी, सोनू मोनू का कहना है कि उससे हमारा फाइनेंशियल विवाद चल रहा था। तो वो तो पुलिस की जांच में साफ आएगा, लेकिन जा करके सीधा गोलियां चलना, सीधा वहां पर फायरिंग होना, ये सीधा नीतीश कुमार का सवाल है। और सवाल ये भी है, बता रहे इन्हीं के साथ थे, बिल्कुल पहले इन्हीं के साथ थे। और ये भी सवाल उठता है कि क्या ये सरेंडर जो है, ये पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, सरेंडर केवल एक राजनीतिक दिखावा है कि आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद मामले को शांत किया जाएगा? तो यह कह पाना कि ये नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन किया, ये भी थोड़ा ज्यादा ही होगा इस मामले में। नहीं, AK-47 के बाद जो है पुलिस ऐसे तो नहीं छिपा, खुलेआम गोली चली है सर। लग रहा है कि पहले डकैती जैसे होती थी, चंबल के डकैत आते थे। हम लोगों ने गैंगवार अपने यूनिवर्सिटी में, सुनिए, मैं उस समय का छात्र रहा हूं, छात्र नेता रहा हूं, जब यूनिवर्सिटी में खुलेआम ऐसे गोलियां चलती थी, हम लोगों के देखते देखते मर्डर होते थे, हॉस्टलों पर अपराधियों का कब्जा होता था, और अपराधी ही उस समय हम लोगों के मतलब सामने, लोगों को लगता था कि हमको भी ऐसे ही बनना चाहिए। तो हम लोगों ने वो दृश्य देखा हुआ है। तो ये इस प्रकार के जो गैंगवार है, अपनी आंखों से पता नहीं कितने मैंने अपने जीवन में देखे होंगे सामने कि हो रहा है, और हम लोग छिपे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं, वो देख के मुझे कह रहे हैं बिहार बदल गया है। नहीं, बिहार तो खैर, बिहार तो बहुत बदला है, ये स्थिति ही नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने एक लंगट सिंह कॉलेज बिहार का एक नामी कॉलेज है, अगर आपने साइकिल कहीं लगा दिया हुआ है और वहां के छोटे बदमाश को नहीं पता है, साइकिल मोटरसाइकिल आपको टुकड़ा करके आग लगा देगा, वहां कोई बोलने वाला नहीं होता था।
दहशत में छात्र जीते थे। क्लास में आ जाएगा, टीचर को क्लास छोड़ के चला जाना, कहेगा सर क्लास खाली कर दीजिए, हम लोगों को अभी कुछ बात करनी है। ये स्थिति थी बिहार से। हाँ सर, एक जानकारी दे दूं, क्योंकि हम लोग अब बिहार की इसके बहाने बिहार की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी की हुई है, उसमें एक बड़ी घटना हुई, उसकी चर्चा कम हुई है। तेजस्वी यादव को पूरे अधिकार दे दिए गए, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया आने वाले चुनाव में, और उससे बड़ी बात, उनको यहां तक पावर दे दी है लालू यादव ने कि तुम पार्टी का नाम और चिन्ह भी अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो। इसका मतलब क्या, जिसकी बात अभी याद दिला रहे हैं लालू यादव के राज की, जिसको जंगल राज लोग कहते हैं, उसकी यादें भी भुला दो लोगों को। वही बात बताना चाहता हूं सौरभ जी कि देखिए, बिहार में मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मेरा पूरा परिवार बिहार में रहता है। मैं भले दिल्ली में आ गया हूं और यहाँ पर पत्रकारिता कर रहा हूं। बिहार के लालू के उस शासन को हम लोगों ने देखा है जब अपने घर से बाजार भी जाने में हम लोग को 2-2 घंटे लगते थे। न सड़कें थी, न बिजली था, न किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर था। जो अभी घटना हुई इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, जितनी आलोचना हो। नीतीश कुमार इसमें फेलियर है, सरकार फेलियर है, लेकिन वो जब आप समय को याद करते हैं तो कांप उठता है। इसलिए कांप उठता है कि जब हम लोग दिल्ली से अपने घर जाते थे तो हम लोग के पेरेंट्स बोलते थे कि 6 o'clock या 7 o'clock के अंदर तुम घर के अंदर आ जाना, क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। तो वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। दूसरी बात है कि जो सड़कों की बात करें तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आप सड़कों की बात कर सकते हैं, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के समय का भी इस उत्तर प्रदेश की सड़कों का आप चर्चा कर लें तो आज मैं इतना जरूर गारंटी के साथ कर सकता हूं कि बिहार में जितनी सड़कें बनी और अच्छी सड़कें बनी है उसका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से भी नीतीश ने उठाया। शासन 2013 से पिछले बिल्कुल सही बोले सर, पिछले दोनों इलेक्शन में लालू यादव की पार्टी ने। देखिए सौरभ, इसमें एक और चीज जो आपने अभी तेजस्वी की बात बोली, आप पिछला चुनाव याद कीजिए बिहार का। लालू यादव बिल्कुल उस चुनाव में थे, लेकिन वो थोड़ा नेपथ्य में थे और पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में दे दी गई थी। और तेजस्वी एक तरह से ये कोशिश पिछले काफी समय से चल रही है कि आरजेडी को भी मालूम है भीतर से कि जो उनकी पुरानी छवि थी, लालू राज के समय की छवि थी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में उससे बाहर निकलने की काफी कोशिश भी की। उसने हाँ, क्योंकि फोटो नहीं, मैं पोस्टर और बैनर की बात कर रहा हूं कि पोस्टर और बैनर पे भी लालू जी को वो जगह नहीं मिली थी। और उस समय मीडिया में सवाल उठा था कि क्या लालू जी को पीछे छोड़ दिया गया। तो वो बेसिकली कोशिश बहुत सालों से चल रही है आरजेडी के भीतर। और अब जाकर के, क्योंकि तेजस्वी नैसर्गिक उनके उत्तराधिकारी हैं, ये पार्टी में पहले ही साफ हो गया था जब उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, तो अब एक तरह से उन्हें पूरी तरह से कमान औपचारिक रूप से सौंपी गई है, जिसकी रूपरेखा पहले से की तेज प्रताप को भी संदेश दे दिया गया है। जो बेटी अभी पाटलिपुत्र से सांसद बनी है, ठीक है, उसको भी संदेश दे दिया गया है। सारी चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है। देखिए उसमें सर ब्रेक का समय हो गया, समाप्त करा। बिहार में ना 2010 से जब से नीतीश जी को नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा होने का हमारे यहाँ के लुटियन जोन के पत्रकारों ने भाव पैदा कर दिया, तब से फिर बिहार इस दिशा में आया और 2 बार वो उधर गए हैं। उसके कारण बिहार के प्रशासन पर असर पड़ा है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अपार थी, लेकिन अब की स्थिति में वह आज अगर मेरे से पूछेंगे तो अब इस समय बिहार का बहुमत तेजस्वी यादव के साथ नहीं है जो आज से 4 साल पहले था। ठीक है, दिल्ली का चुनाव निपट जाए तो फिर बिहार पे लगना है हमें आपको। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा अचानक आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है वैसे केंद्र की तरफ से, लेकिन उनको पंजाब पुलिस ने भी सुरक्षा में कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात करने के लिए दिए थे, वो वापस हटा लिए गए हैं। इसके पीछे वजह बताई गई है चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश। पंजाब पुलिस के पास ये निर्देश गए कि आप अपने जो आपके सुरक्षाकर्मी अरविंद केजरीवाल के साथ लगे हुए हैं उनको हटा लीजिए। पंजाब के डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है कि हमने दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के कहने पर ऐसा किया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर हमला हो सकता है। ऐसे वक्त वक्त पर हमें इनपुट्स मिलते रहते हैं, इसीलिए हमने ये सुरक्षा दी थी। अब ये सुरक्षा पंजाब की हटा ली गई तो भगवंत मान समेत पूरी आम आदमी पार्टी आग बबूला है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ये अरविंद केजरीवाल की जान के साथ खेल रहे हैं। भगवंत मान की बात सुनिए। हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी बागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे।
हमें यकीन नहीं है। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की, कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको आदेश आ गए हैं, हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। तो हमने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था कि ये ऐसा थ्रेट है, आप हमें हमारे साथ सहयोग करें। तो तब उन्होंने थोड़ा किया हुआ, लेकिन उसके बाद ऊपर से फिर आ गया उनको रुका कि भाई ये काम नहीं करना, बल्कि जो पंजाब पुलिस है उसको भी हटा लो। तो हमने उनके साथ शेयर किया था सारा कुछ, जो भी इधर उधर से जो इनपुट आती हैं। अभी आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में ये खबरें आई थी कि कुछ खालिस्तानी तत्व अरविंद केजरीवाल पर हमले की योजना बना रहे हैं, उनको खतरा है। अच्छा, इस सब के बीच अभी जो 2 दिन से चल रहा था विवाद, वो भी मैं आपको बता दूं। बीजेपी के लोग जो हैं वो ये शिकायत कर रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने वाले परवेश वर्मा ने ये शिकायत की थी कि दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं और ये लोग सीसीटीवी लगा रहे हैं कहीं जाकर के, कहीं लोग कुछ लोगों को कुछ बांट रहे हैं, तो ये लोग प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने इसकी दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि ये बाहर से दिल्ली की पंजाब की गाड़ियां क्यों आ रही हैं दिल्ली के अंदर। अब इसके बाद पंजाब के डीजीपी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा समय समय पर हमें भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां मिलती रहती हैं और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों से साझा करते हैं। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए आज हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती वापस ले ली है। हमने उन्हें अपनी चिंताएं बताई हैं और हम दिल्ली पुलिस के साथ सूचनाएं साझा करते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल गौरव यादव, डीजीपी पंजाब पुलिस ने कल ये बयान दिया कि उनके पास इस तरीके के पंजाब पुलिस के पास थ्रेट हैं और वो अब दिल्ली पुलिस से इसे साझा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी जारी रहनी चाहिए, लेकिन सर मुझे लगता है कि ये जो मामला है इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग रखकर दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों को मिल बैठ करके ये देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है। ये केवल राजनीतिक आरोप की पंजाब पुलिस को हटा दिया जाए केवल बीजेपी के कहने पर, मुझे ये आरोप भी ठीक नहीं लगता। लेकिन तो ग्राउंड पर इतना रहते हैं, एक व्यक्ति जेड सुरक्षा प्रोटेक्टी है, क्या उसको दूसरे स्टेट की पुलिस भी देती है हर जगह जाने के लिए सुरक्षा? देखिए, यहां पर क्योंकि पंजाब पुलिस ने उसे थ्रेट परसेप्शन देखते हुए पंजाब पुलिस ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी दी हुई है, लेकिन सौरभ उस पर हम सवाल इसलिए नहीं उठा सकते कि पंजाब पुलिस ने अपनी, उनके पास जिस तरीके की रिपोर्ट आई है, जिस तरीके के उनके पास खतरा आए हैं, जिस तरीके के इनपुट आए हैं, क्योंकि गौरव यादव डीजीपी का साफ ये कहना है कि हम पहले भी दिल्ली पुलिस को साझा करते रहे हैं जो थ्रेट परसेप्शन हमारे पास आते रहे हैं। ये इसमें पॉलिटिक्स हो रही है क्या? सवाल मेरा यही है। देखिए, अगर भगवंत मान को इतनी अरविंद केजरीवाल की और पंजाब पुलिस को इतनी चिंता है, तो पंजाब पुलिस उस बात का भी जवाब देना कि 5 जनवरी 2022 को जो प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर में रैली को करने गए थे, उस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी। सर, आरोप का जवाब आरोप अब कब तक तो देते? मुझे लगता है कि भाई जब मैंने कहा आज वो बात करके भाई आज जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है। पंजाब पुलिस कैसे उसको सुरक्षा दे सकती है? पंजाब पुलिस को कोई थ्रेट है तो दिल्ली पुलिस को और गृह मंत्रालय को बता सकती है। वही मैं आपसे पूछ रहा था, अगर राघव चड्ढा पंजाब में जाते हैं तो राघव चड्ढा के संग 10-10 गाड़ियां सुरक्षा की जाती है। राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की सुरक्षा है, दिल्ली में भी उनके साथ पंजाब पुलिस रहती है। नहीं तो फिर संजय सिंह के संग क्यों सुरक्षा कर भी जाते हैं? संजय सिंह जाते तब उनको अरविंद केजरीवाल, डिटेल में आपको देता हूं। अरविंद केजरीवाल Z+ सुरक्षा प्राप्त उनको है। 63 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में रहते हैं। इसमें एक पायलट व्हीकल, एस्कॉर्ट टीम, निजी मतलब करीबी सुरक्षा में कर्मचारी और CAPF के 15 और एडिशनल सुरक्षा कर्मचारी उनकी सुरक्षा में ये हमेशा रहते हैं। लेकिन ये चूंकि आम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, जैसे अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, कई नेताओं का ये तरीका होता है, वो लोगों के बीच में खुले में निकल जाते हैं और इन पर फिर कई लोग अभी उसका फायदा भी उठाते हैं। कभी अभी आपने देखा था किसी ने पानी डाल दिया था बोतल से, कभी कोई स्याही फेंक देता है, ऐसा अक्सर होता रहा है इनके साथ। नहीं, आप, मैं तो ये देश से पूछना चाहता हूं कि इस देश में पहले कभी देखा है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं हो, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो और उसके लिए किसी और राज्य के पुलिस आके सुरक्षा दे रही हो, या बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं हो और बीजेपी के मुख्यमंत्री हो तो कोई और आके सुरक्षा दे रहा हो? देखिए, इस देश के नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे देश की है। केजरीवाल जी से हमारी वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन उनके सुरक्षा पर खतरा हमारे सुरक्षा पर खतरे के समान है। जब उनको भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रही है। नहीं, ऐसा भरोसे से नहीं हो सकता है ना। भगवंत मान बार बार क्यों हमले हो जाते हैं उन पर? क्या पंजाब की पुलिस के पास एक क्षमता है कि जितने राज्यों में बीजेपी के विरोधी हो कहें कि अपने राज्य की पुलिस पर हमारा नहीं, आप हमें आके सुरक्षा दीजिए, दे सकते हैं? ये कैसी संस्कृति हम खड़ी करने जा रहे हैं?
ये और जो आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ये Okay. देश की मतलब जो संघीय चलिए। ढांचा है, नहीं ये संघीय ढांचा के भी अनुकूल नहीं है। ये गृह मंत्रालय को करना है और इस समय तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी अच्छा, इलेक्शन चलिए। कमीशन को भी है। चलिए सर, ये अब ये लोगों के बीच में क्या इशू, कैसा इशू नहीं, बनेगा तो राजनीतिक देखेंगे। इशू तो बना दिया लेकिन केजरीवाल सीरियस जी मामला ने। है, मामला सीरियस है। किसी भी नेता की सुरक्षा का मामला अगर है तो ये तो दिल्ली पुलिस को और पंजाब पुलिस को देखना है, सर, इसमें तो गृह क्या मंत्रालय केंद्र इंटरवीन सरकार करे और किसी नेता इसको की सॉर्ट आउट सुरक्षा करे ना। मैंने तो शुरुआत ही ये की कि ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा ही नहीं है। आप देखिए कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में फर्जी आदमी को जो पद पर ही नहीं था उसके साथ यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी घूम रहे थे। तो ये जब हम देखने में आएंगे, वीआईपी सिक्योरिटी के नाम पर इस देश में सबसे चलिए बड़ा सर। दुरुपयोग हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम इंडिविजुअल पर अगर वो देखेंगे तो वो थोड़ी दिक्कत हो नहीं भाई, जाएगी। बिल्कुल वो बैठ threat सकते हैं। perception पर स्वयं सहमत को हूं। पीड़ित, स्वयं को असुरक्षित, स्वयं को केंद्र सरकार द्वारा नेग्लेक्टेड, स्वयं को परेशान सर, करने वाला हर अब स्तर आप ये से उस थ्योरी को बल चुनाव दे रहे आयोग से हैं परेशान जो लोग करने कहते वाला हैं, दिखाना जो है। कई बीजेपी वाले कहते हैं कि खुद अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं। तो ये कौन सी नई बात होती है? आप तो ऐसे बीजेपी वाले कहते हैं। सुनिए, इस समय केजरीवाल जी की नीति क्या है कि जो काम मेरे से नहीं हो केंद्र पर आरोप लगाओ, जहां समस्या हो केंद्र पर आरोप लगाओ। स्वयं को एक पीड़ित, स्वयं को दबाव में, स्वयं को काम करने न देने वाली सरकारें हमारी सुरक्षा तक को खत्म चलिए, करना अच्छा, चाहती ठीक है सर। हमको अब जरा रास्ते से दिल्ली हटाना चाहती के है। इलेक्शन में मैं और आपको बताता हूं। वो उन्होंने एक चुनावी रणनीति है ओके सर, इसमें। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा जोर किस वर्ग को लुभाने पर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का? तो वो दिल्ली का मिडिल क्लास है। वैसे तो अब बजट आने वाला है, बजट से पहले हर बार मिडिल क्लास के लोग जो हैं इसे देखते हैं ताकि कुछ हमारे लिए भी हो, लेकिन होता को भी कुछ नहीं है। तो लेकिन इस बार ये दिल्ली में मिडिल क्लास के लिए ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जोर लगा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं पहला नेता हूं जो कोई एक मैनिफेस्टो निकाल रहा है दिल्ली की मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली की मिडिल क्लास कितनी है आपको मालूम है? पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी एक शहर में मिडिल क्लास की तादाद है तो वो दिल्ली है। 45% आबादी दिल्ली की मिडिल क्लास काउंट की जाती है। 35% जो है उसको आप लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम ग्रुप कह सकते हैं या गरीब तबका कह सकते हैं। वो 35% है। आप मिडिल क्लास 45% है। और पूरे देश की तुलना में आप देखें तो पूरे देश की मिडिल क्लास की तादाद 31% मानी जाती है। उस एवरेज से 45% दिल्ली की है। अब और इसके ऊपर 20% फिर अमीर तबका है, रिच तबका है। पर कैपिटा इनकम में हम आपको बार बार बता चुके हैं, दिल्ली नंबर 1 है। पूरे देश की पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की औसत आमदनी हम जितनी मानते हैं, दिल्ली में वो दुगनी मानी जाती है, नेशनल एवरेज से डबल है। इसीलिए मिडिल क्लास इतनी बड़ी है। अब केजरीवाल जी ने जो कहा मैं आपको सुना रहा हूं, हालांकि उस पर भी सवाल उन्हीं पर उठने लगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने अपने मिडिल क्लास के लिए जो वो बातें कह रहे थे वो सारी मांगे उन्होंने मोदी जी से की कि बजट आ रहा है उसमें आप ये काम कीजिए मिडिल क्लास के लिए। तो लोग पूछ रहे आप दिल्ली के बजट से क्या दे रहे हैं मिडिल क्लास को, ये भी उनको बताना चाहिए। सुना रहा हूं आपको। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया। ये सारी उनकी डिमांड लिस्ट है सेंटर से कि ये आप मिडिल क्लास के लिए कीजिए। सर, मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एक डेटा मैं दे देता हूं मिडिल क्लास का इलेक्शन के अंदर का। 2020 के इलेक्शन में मिडिल क्लास 53% वोट उसका आम आदमी पार्टी को गया था, 53%, और 39% ये भाजपा के साथ आया था। यानी आप मिडिल क्लास में भी 14% वोट की लीड थी आम आदमी के पास। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। 2024 लोकसभा में बीजेपी को मिडिल क्लास का 50% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिला था। लगभग वही उल्टा हो जाता है। अब इस बार ये लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास बहुत तय करने वाला है इस बार। समीर जी।
बिल्कुल मिडिल क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर देखेंगे या दिल्ली लोकसभा देखेंगे तो दिल्ली में एक जो बहुमत है वो मिडिल क्लास कम्युनिटी का ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास का एक तरफा बहुत अच्छा समर्थन मिला था। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ एक मुस्लिम का तबका और जो दलित जो अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की योजना जिसमें पूरी तरीके से आश्रित है वो वर्ग जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन मिडिल क्लास में एक ऐसा वर्ग है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी कई घोषणाएं की। 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। ये एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने लिया है चुनाव के पहले। और हर बार प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप पिछला बजट भी देखेंगे तो मध्यम वर्ग के लिए हमेशा कोई ना कोई राहत की बात रहती है। अरविंद केजरीवाल आज जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी उसमें से लगभग सभी चीजें देश के मध्यम वर्ग को दे चुके हैं। बुजुर्गों की अगर बात है तो आयुष्मान योजना उनके लगी इन्होंने है। एक तरीके से ये बीजेपी की तरफ गुगली फेंकी है कि मैं अभी बजट आ रहा है 1 तारीख को, मैं ये आपसे कह रहा हूं मिडिल क्लास को ये 7 चीजें दे दीजिए जो उन्होंने कहा। अब ये चुनाव आयोग ने बजट में नहीं होगा तो वो बोलेंगे देखो मिडिल क्लास को कुछ चुनाव नहीं आयोग ने दिया। स्पेसिफिकली बोला हुआ एक मांग पत्र है। चुनाव आयोग ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए दिल्ली के लिए आप कोई घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन देश भर में सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ी होगी घोषणा होगी तो देश के लिए होगी। तैयार तो देश तो भर हर में बार होता मिलेगा। है ना, मिडिल क्लास के लिए तो हर बार प्रधानमंत्री घोषित नहीं, नहीं, सर, करते रहते हैं। ऐसा जुल्म भी मत कीजिए। मिडिल क्लास को ये जवाब मिलता है ये सड़कें आपके लिए तो बन रही हैं, ये फ्लाईओवर आपके लिए ही तो बन रहे हैं। कोई स्पेसिफिक स्कीम बताइए मुझे मिडिल क्लास की आप। ऐसा है केजरीवाल जी इस बार चुनाव जीतने के लिए जितने उनके तीव्र या कहते हैं कि धूर्त और चालाक बुद्धि में है वो सब निकाल के ला रहे हैं। ऐसा नेगेटिव वर्ड है सुर ऐसा है, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन ये जो विषय है ये वाला विषय हो गया या ये सुरक्षा वाला विषय, किसी की सुरक्षा पर तो खतरा हो तो सुरक्षा की बात हो गई, तो हम चलिए, लोग ये वाली मिडिल क्लास देखिए क्या है कि ये ऐसा मैनिफेस्टो तो हम लोगों ने रेयर देखा है। कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी जब सत्ता में नहीं थी तो निकालती थी। ये मांग पत्र है कि ये इसमें टोटल आप देखेंगे ये बात सही है। ये मांग पत्र है, ये मैनिफेस्टो है ये नहीं। तो चूंकि मिडिल क्लास में देखिए इस समय स्टूडेंट है, 18 साल से ऊपर के लड़के सब पढ़ रहे हैं, कॉलेज में है, जगह जगह या प्रोफेशनल है। इसका जवाब ये है सर, वो कह रहे हैं कि ये काम दिल्ली में तो मैं कर रहा हूं ना। उन्होंने जैसे कहा कि आप 10% कर दीजिए शिक्षा का बजट, वो कह रहे हैं मैंने दिल्ली में किया हुआ है, स्वास्थ्य का बजट मैंने इतना दिया हुआ है, आप नेशनली करो। पेट्रोल वो जो टैक्स घटाने के लिए कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो सेस और बैट है ना उसको कम कर दे मिडिल क्लास के लिए। दिल्ली सरकार जो एक सेकंड मनोज जी बता दें मिडिल क्लास इस बार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मिडिल क्लास में 2 वर्ग हो गया है, एक सबसे जो गरीब वर्ग तबका है और एक वो है जो गरीब से ऊपर है। अब इसमें उन्होंने किस तरीके से पहले से फोकस करके रखा उन्होंने, चूंकि उनको पता है कि हमारे जो वोटर हैं वो कहाँ पे हैं और किस तरीके से है। तो फ्री बिजली पानी की जो बातें उन्होंने किया था वो उन्होंने दिया जो सबसे झुग्गी झोपड़ी वाले थे। और उसी तरीके से इन्होंने मध्यम वर्ग में जो महिलाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में फ्री बस सेवा उन्होंने जो दिया, उससे होता क्या है सौरभ जी कि जो महिलाएं काम करने जाती थी तो पहले 2 या 3 स्टॉपेज बदलने में उनको खर्चे ज्यादा आते थे। अब क्या है कि महिलाएं ये नहीं सोचती है कि बस कहां जा रही है, उसमें चढ़ी जाती है, फिर आगे उतरकर उस स्टॉपेज अपने नियरेस्ट बस को पकड़ती है, तो उनको फायदा होते हुए दिख रहा है। महिला वोटर आपको पता है लाभ मिल रहा है, उसको एकदम लाभ मिल रहा है और वो साथ भी दिख रही है। ये देखिए 2020 का पिछले विधानसभा में महिला वोट 60% मिला था आम आदमी पार्टी को, 60%। बड़ी भूमिका अभी आप बता रहे थे विक्रांत जी की फ्री बस राइड जो है कितना बड़ा मुद्दा जी, बिजली पानी की हम लोग बात करते हैं लेकिन फ्री बस राइड निश्चित तौर पर दिल्ली में मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरा आधी आबादी को उसका फायदा मिल रहा है। और आप ये समझिए कि दिल्ली में मेट्रो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट है। आपको कहीं भी जाना है मेट्रो में चढ़िए। लेकिन दिल्ली में 10-12 हजार रुपए कमाने वाली महिला अगर मेट्रो से वो रोज सफर नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसका 100 रुपया रोज आने जाने में खर्च होता है और वो बस की सवारी करती है तो आप समझिए कि महीने का 3000 रुपया उसका सीधा बचता है। प्लस उसमें अब ये 2100 वोटर वाला वादा जुड़ गया। वो देखिए वो जो फॉर्म भरे गए हैं जिस स्कीम पर बहुत बवाल मचा था, आप दिल्ली का नतीजा जो शुरुआत के 2-3 दिन थे उसमें कितने लाख लोग महिलाओं ने वो फॉर्म भर दिया था। तो जब योजनाएं किसी भी सत्ताधारी राज्य में योजनाओं का लाभ मिल रहा होता है पुरानी योजनाओं का, तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है महिला वोट खींचना अरविंद केजरीवाल से। और दूसरा ये जो वो तबका जिसका भी मनोज जी ने जिक्र किया, जिसको सारा फ्री का लाभ मिलता है, जिसकी जेब में पैसा बचता है, सीधी बात, जब बिजली का बिल नहीं आता या पानी का बिल नहीं आता, वो भी 61% तक आम आदमी पार्टी के साथ था पिछले चुनाव में। क्या वो टूटेगा? इसीलिए आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में दलित बस्तियों में इतना बीजेपी के नेताओं का घूमना। वो सारा डेटा भी मैं आपको देता हूं। हमने दिल्ली के इलेक्शन को डिस्कस किया आज इस ब्रेक से पहले। हमने आपको बताया दिल्ली में महिला वोटर क्यों इतना अहम है, कि इतनी अहम है। आधी आबादी
और वो 60% तक पिछले चुनाव में केजरीवाल जी के साथ खड़ी थी। जो महिला वोटरों को लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों सीधा खाते में पैसा डालने का वादा भी कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं का बस में टिकट नहीं लगता, जानकार बताते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाओं को इससे बहुत सुविधा होती है। लेकिन बीजेपी के पास भी और स्कीमों में, जैसे महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री करने से तमाम मुद्दे हैं। महिला वोटर क्या बीजेपी छीन पाएगी आम आदमी पार्टी से, इसकी बात हुई। दूसरा, हमने क्लास फैक्टर की बात की। गरीब तबका जिसको बिजली का बिल ना आना या बिजली का बिल ना देना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो अभी भी डट के खड़ा, अब तक खड़ा पाया गया है अरविंद केजरीवाल के साथ। बीजेपी ने उस तबके पर भी काम किया, लेकिन क्या वो उसको आकर्षित कर पाए कि मिडिल क्लास जो अब तक अरविंद केजरीवाल से उम्मीद रखता था, वो क्या कुछ निराश होकर बीजेपी के पास आ रहा है? इसकी चर्चा भी हमने की। आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्या दिल्ली के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा चल सकता है या सीधे सीधे शब्दों में हिंदू मुसलमान फैक्टर दिल्ली में काम कर सकता है क्या? दिल्ली की 70 में से लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी आप कह सकते हैं 20% या इससे ज्यादा है, 15% इससे ज्यादा है। बीजेपी इन 12 में से भी कुछ सीटों पर अच्छी फाइट में बताई जा रही है और वो जो लोग माइनस करके चलते हैं बीजेपी के लिए, अगर उसमें से भी आप 1-2 सीट निकाल लें तो उसका लाभ। दूसरा, योगी जी की दिल्ली में इतनी सभाएं क्यों लगाई गई हैं? छोटी सी दिल्ली, 14 सभाएं योगी जी करेंगे। कल वो आए थे तो उन्होंने, ये चुनावी हिंदू हैं, इन्होंने एक मंदिर का उद्धार किया हो तो हमको बता दीजिए, गंगा यमुना जी इतनी गंदी कर दी, हमने संगम में स्नान किया, आप यमुना में डुबकी लगा के देखा, तमाम बातें वो करके गए। इसका क्या वो हिंदुत्व वाला आकर्षण दिल्ली में पैदा कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ? इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ओवैसी भी एक फैक्टर बन गए हैं जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे परेशान है आम आदमी पार्टी। सुना रहा हूं आपको। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। अब जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब, केवल ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम इलाकों के अंदर जब ये जाते हैं तो वहां करंट पैदा होता है, इनके बोलने से हिंदुओं में भी एक सेक्शन में करंट पैदा होता है और वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन शायद बीजेपी उम्मीद करती होगी कि ओवैसी जी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़े। वो केवल 2 सीट पर लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद और ओखला। और जिनकी वो ताहिर हुसैन की बात कर रहे थे, ये आम आदमी की पार्टी के पार्षद होते थे, दिल्ली दंगों में इनका नाम आया, तब से जेल में है। इनको कैंपेन के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनको मोहलत भी नहीं दी है। लेकिन ये जो 12 अहम सीटें हैं सर, बता रहे हैं, एक बीजेपी वहां पर इनकी आपस की लड़ाई में, यहाँ पर इनकी लड़ाई में देखिए, एक सीट मत कहिए, यदि 4 सीटों पे मैं बता दूं, जो वो सीटें हैं सीमापुरी, जहां पे 15 से 20% मुस्लिम एरिया है, सदर बाजार पे 20%, जंगपुरा 30 से 35% और करावल, ये 4 जगहों पे जो स्थितियां हैं, यदि हिंदू मुस्लिम, जो आपने कहा और उसी को फोकस भी किया गया था योगी आदित्यनाथ को लाकर कि भाई आप इस तरीके से, आपके भाषणों से जो जोश पैदा हो कि वहां पे लोग आम आदमी के साथ साथ कार्यकर्ता भी उत्साहित हो और पोल करने के लिए निकले। यदि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ तो इन 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत भी होगी और इसमें से कुछ सीटें वो निकाल भी सकती है। एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए, मैंने आपको बताया मिडिल क्लास वो ज्यादा वोटर बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ, महिला वोटर उनके साथ, गरीब वोटर आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन अगर आप टोटल हिंदू वोट निकालें दिल्ली का, तो पिछले इलेक्शन के अंदर वो ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, 49%,
और 46% आम आदमी पार्टी को मिला था। लेकिन बीजेपी मार कहां खाती है कि उसको सिख आबादी जो 5% है उसका एक सेक्शन चला जाता है, मुस्लिम वोट मिलता नहीं है जो दिल्ली के अंदर 12-15% है। तो लेकिन अब ओवरऑल हिंदू वोट में बीजेपी की संख्या अभी भी भारी है। ओवैसी के आने से कुछ फायदा बीजेपी को इस इलेक्शन में? देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी के आने से, अगर ओखला और मुस्तफाबाद यही 2 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, और मुस्तफाबाद में भी कोशिश ये की जा रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि वहां पहले से हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी ने आदिल खान को वहां से टिकट दिया है। इसके अलावा जेल से AMIM का उम्मीदवार है। तो वहां पर बीजेपी ने एक बढ़िया खेल किया है कि वहां पर अपना करावल नगर सीट, हालांकि अभी मनोज जी ने बताई, लेकिन करावल नगर सीट हमेशा से भाजपा की रही है, भाजपा वहां जीतती रही है। मोहन सिंह बिष्ट 4-5 बार के सांसद है। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था करावल नगर से, क्योंकि कपिल मिश्रा को वहां पर लाना था। तो मोहन सिंह बिष्ट काफी नाराज थे और उनको यही समझाकर भेजा गया मुस्तफाबाद कि वहां पर अगर मुस्लिम वोट 3 जगह बटे, क्योंकि तीनों मजबूत उम्मीदवार हैं, तो आपकी सीट निकल सकती है। और उसी उम्मीद पर मोहन सिंह बिष्ट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्तफाबाद में और ओखला जहां से ओखला में भी देखिए, आप तीनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अमानत मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आसिफ मोहम्मद खान की बेटी जो आरिबा है वो निगम पार्षद है वहीं से, उनको उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। और बीजेपी ने वहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जो जिनकी पत्नी पहले से पार्षद है, सरिता विहार वार्ड से 2 बार की शायद वो पार्षद है। तो वहां पर भी यही कैलकुलेशन की गई है कि अगर 3 जगह मुस्लिम वोट बटेंगे तो आपकी सीट निकल सकती है। अब ये कितना वोट बटेगा, क्या मुस्लिम वोट बटेगा, क्योंकि एक चीज जो घूमने पर नजर आ रही है, इस बार मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में ऐसी मिलती है जो ये कहती है कि हम कांग्रेस का रिवाइवल देखना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे कुछ देर बात करेंगे तो वो आखिर में ये कहते हैं कि वोटिंग के दिन देखेंगे कौन मजबूत उम्मीदवार है। सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी के तो पास ये बेसिकली नहीं, वो दिल से वोट देना चाहते हैं कांग्रेस को। ये आप कई मुस्लिम सीटों पर जाइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली दंगों के बाद कांग्रेस ने उनका ज्यादा ध्यान रखा, कांग्रेस के नेता ज्यादा उनके बीच गए। लेकिन वोटिंग के दिन वो किसको वोट देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात सर घूम पे वहीं आ गई ना कि हराने की ताकत तो आम आदमी पार्टी में ही है। देखिए, बिल्कुल ये मुस्लिम वोटर के जहन में रहता है कि क्योंकि उनका ये कहना है कि हम भाजपा पे विश्वास नहीं कर सकते। ये मुस्लिम वोटर खुलकर बोलता है। एक मैं करेक्शन कर दूं सर, मैंने जो डेटा पढ़ा मुझसे थोड़ी कंफ्यूजन में गलती हो गई। हिंदू वोट आम आदमी पार्टी के पास ही ज्यादा है, 49%, बीजेपी को 46% है। लेकिन यहाँ गैप कम है ना, बाकी सब जगहों से कम है। देखिए, मुस्लिम वोटर की बात है तो अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि मुस्लिम वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा, या तो वो कांग्रेस के पास जाएगा या उनके पास रहेगा। और ओवैसी वैसे भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, ओवैसी की पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक है वहां के जो उम्मीदवार होंगे वो अपने दम पर जो वोट ले जा सकते हैं वो उनको मिलेगा। ओवैसी का पार्टी का कोई आधार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ी चिंता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जो हिंदुत्व का वोटर शिफ्ट होने वाला है, जो 2 चुनाव से अरविंद केजरीवाल के पास था, इस बार वो अरविंद केजरीवाल के सारे समीकरण ध्वस्त होंगे और हिंदुत्व का एक बड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होने वाला है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की एक दिल्ली जैसी चुनाव में जहां 70 सीटें आती है 12 रैलियां रखी है। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को इस बार फ्रंट पुश पे क्यों लेकर आ रही है और उसका असर होगा। योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार जिस तरीके से शुरुआत हुआ है, कल जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने और आने वाले दिनों में करेंगे, मुझे लग रहा है इस बार हिंदुत्व का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है और केजरीवाल से वो छिटक रहा है। केजरीवाल की चिंता सबसे बड़ी वही है कि मैं उसे कैसे रोक के रखूं। मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं मिलेगा तो केजरीवाल के सहयोग को या तो कांग्रेस को मिलेगा या आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। केजरीवाल से एक बड़ा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। क्यों लग रहा है आपको हिंदुत्व का कार्ड इस बार चलेगा? पिछली बार क्यों नहीं चला, अब तक क्यों नहीं चला दिल्ली में? देखिए, 2 चुनाव अगर आप देखेंगे, 2013 में तो कांग्रेस साथ गठबंधन ने सरकार बना ली थी। 15 और 20 का अगर आप देखेंगे तो एक तरफा केजरीवाल की आंधी थी, एक जमीनों पर लग रहा था कि कोई इसको चुनौती नहीं है, तो वोटर भी उनके पास उनकी योजनाओं में चला गया था। 2 बड़े कारण है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी घोषणा कर दी है कि अरविंद केजरीवाल की जो योजना है दिल्ली की सरकार की, वो सारी योजनाएं भाजपा की सरकार आने पर जारी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र लेकर आया है और उसके अलावा दिल्ली में जब जो दंगे हुए थे उसके बाद से दिल्ली के अंदर जो माहौल बना है, मुझे लग रहा है कि अब हिंदुत्व की ओर जो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात। और एक है तो सिर्फ नहीं, दिल्ली के दंगों ने मुसलमानों को तो एक कर दिया, हिंदू एक हुए क्या? अब उसका असर दिख रहा है। आप महाराष्ट्र में देखिए, जो महाराष्ट्र में वोटिंग पैटर्न रहा है, दिल्ली में वो पैटर्न होने वाला है। और दिल्ली का सौरभ, एक छोटी सी बात केवल इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि हम लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर दिल्ली में इस बार वोट पड़ेगा, पिछली बार के मुकाबले आप 2020 के चुनाव से ठीक पहले
के टाइम पे जाइए, दिल्ली में यहीं बगल में शाहीन बाग पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था और गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बीजेपी के नेता बाकायदा अपने राजनीतिक भाषणों में उसका मुद्दा उठाते थे। जितना धार्मिक ध्रुवीकरण का समय और जिस तरीके का माहौल दिल्ली चुनाव से पहले दिखाई दे रहा था और ये लग रहा था कि दिल्ली में पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर होगा, क्या 2020 के चुनाव नतीजों में वो हुआ? अभी क्योंकि ऐसा कोई विजिबल मुद्दा नहीं है, कोई माहौल ऐसा तो नहीं दिख रहा है। उस समय जो माहौल था उससे वैसा माहौल इस समय भी नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, इसका दो पहलू है इसके। पहला हिंदुत्व आता है। देखिए, पूरे देश का एक ट्रेंड है, लेकिन अरविंद केजरीवाल INDIA के पहले नेता है जिन्होंने इस प्रवृत्ति को पकड़ लिया है कि मुसलमानों का खुलेआम समर्थन करेंगे तो हम दिल्ली से चुनाव हार सकते हैं। INDIA के बाकी नेताओं ने तो निकलते ही समय उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम से लेके अब उनको जय श्री राम का नारा लगाने में उनकी पार्टी को कोई परहेज नहीं है, उनकी सभाओं में लग रहे हैं। जो उन्होंने पुजारियों को, ग्रंथियों को वेतन देने की घोषणा की, निकलने के बाद जो मंदिर में गए, पहले संजय सिंह को कहा मंदिर में जाओ, मनीष सिसोदिया मंदिर में जाओ, स्वयं जाकर के वहां पुजारियों का पैर छुआ और सब कमरे से कराए हैं, तो उनको भी मालूम है कि हिंदुत्व अब इस समय चुनाव की एक स्थापित प्रवृत्ति है और उसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है, और इसकी थोड़ी बहुत पुष्टि भी है, कि इमामों को वेतन न देके वो हिंदुओं के बीच, जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं, मैसेज दे रहे हैं कि हमने घोषणा चालू कर दी, हमने तो दिया ही नहीं है। तो हिंदुत्व से वो अलग नहीं है। उन्होंने लक्ष्मी पूजा कराई है, वो अक्षरधाम में आके पूजा कराते हैं, नोट पर लक्ष्मी की तस्वीर छापी जाए। तो हिंदुत्व के मामले पर बीजेपी के एजेंडा को, इससे उनके मुस्लिम वोटर में कोई उनका मुस्लिम वोटर असहज नहीं होता। यही तो उनके प्लस है। अब उसका भी आंकड़ा दे देता हूं। अयोध्या में श्री राम मंदिर, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद INDIA के वो पहले नेता थे जो पत्नी के साथ जाके दर्शन किया, वहां से बयान दिए, पंडितों के पैर छुए, प्रसाद खाए और सरजू में स्नान किया। तो वो इस ट्रेंड को समझ चुके हैं। हम लोग जो पोलराइजेशन शब्द कहते हैं वो बदल गया, आलोड़न शब्द है ये, कि हिंदू आलोड़ित होकर देखता है, वो एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो चारों तरफ कट्टरता है उससे प्रभावित रहता है। लेकिन लोकल वोट कई फैक्टर पर निर्भर करता है। बीजेपी को पिछली बार हिंदुत्व मुद्दा नहीं होता था सर, 32 से 38% वोट नहीं आते, ये गलतफहमी में कोई न रहे। अब आते हैं, देखिए पिछली बार की, आप क्लियर करिए। नहीं, इन्होंने 11 सीटों पर, देखिए 11 सीट पर पिछली बार भी हिंदुत्व चला। ओके, हिंदुत्व ही। देखिए आप उत्तर प्रदेश में, लेकिन भी मैं कहता हूं इस बार लोकसभा अच्छा आर्गुमेंट चला, लेकिन टाइम कम है, जरा शॉर्ट में आपकी बात। देखिए ऐसा है, जैसे अब 11 सीट जो बीजेपी की है, उसमें कांग्रेस जो है उसमें सब मुस्लिम बहुल सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी पिछले बार। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे गांधीनगर बीजेपी ने जीती है 5% से और गोंडा 15% से। गांधीनगर में कांग्रेस उम्मीदवार को 19% वोट मिला था। तो ऐसे, अच्छा 2022 सर प्लीज, आप कह रहे हैं पोलराइजेशन और हिंदुत्व दिल्ली में भी होता है, ये कहना गलत है कि दिल्ली में ये मुद्दे नहीं चलते। लेकिन मुसलमान जो वोट देंगे, जो उसकी बात है, वो बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन सौरभ, वो जो पोलराइजेशन होता है, सही बात है कि बीजेपी 34-35% तक रहती है विधानसभा चुनाव में, 38% पहुंच गई थी। उसका कारण ये हो सकता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि पोलराइजेशन के पीक पर आप दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पोलराइजेशन की पीक होने के बावजूद आपको दिल्ली की सत्ता नहीं मिली। उस समय जब वोट देने जाता है हिंदू, तो उसकी बड़ी संख्या, अमित शाह जी ने कहा था ऐसा बटन दबाना, करंट डाउन शाहीन बाग तक जाए, उसके बावजूद बटन ऐसा दबा नहीं। केजरीवाल जी ने उस एजेंडा को छीनने की कोशिश किया लगातार। अब इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन में पैदा होता है। अब देखिए ये इस चुनाव में कितना मुद्दा बनता है अभी। तो अब यहां दिल्ली के दौरे लगते रहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के। बहुत शुक्रिया विक्रांत जी, आप पहली बार प्रोग्राम में आए। मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, समीर जी, अवधि जी बहुत शुक्रिया आपका।